नमस्कार जी, जैसा कि जानते हैं यूपीएससी के इंटरव्यू लगातार चल रहे हैं। मैं आप लोगों के साथ रिव्यूज़ कवर कर रहा हूँ। हमारे बीच में एक मैम है जो इंटरव्यू देकर के बाहर आई हैं। मैं इनसे बात करता हूँ और इनकी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करता हूँ। मैम आपका गुड नेम? आकांक्षा। ओके। मैम इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आपका पहले तो किसके बोर्ड में था और थोड़ा अंदर का माहौल बताइए कैसा था? प्रीति सुडान मैम का बोर्ड था। ओके, बहुत कॉर्डियल एटमॉस्फेयर था ओके। और काफ़ी सपोर्टिंग थे सारे बोर्ड मेंबर्स। अच्छा, अभी मैम इंटरव्यू बाकी 17 अप्रैल तक है। जो इंटरव्यू फर्स्ट टाइम आ रहे हैं या जो सेकंड टाइम आ रहे हैं, आप उनके लिए बताइए इंटरव्यू के अंदर का माहौल कैसा होता है? क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं कि टेंस का अंदर का माहौल कैसा होगा? आप उनके बारे में थोड़ा-सा बताइए उनके लिए। अंदर का माहौल एक्चुअली मॉक्स से काफ़ी डिफरेंट होता है हुँ, क्योंकि मॉक्स में थोड़ा सा इंटेरोगेटिव सा माहौल हो जाता है, ओके। लेकिन अंदर काफ़ी कॉर्डियल एटमॉस्फेयर रहता है। वो आपको बहुत अटेंटिवली सुनते हैं और आपको एनकरेज करते हैं आंसर देने के लिए। जहाँ पे आपको आंसर नहीं आता है तो वो क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, पर बहुत ज़्यादा ग्रिल नहीं करते, बहुत प्रेशर नहीं डालते। सो उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। ओके। मैम आपका अटेम्प्ट कौन था और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड अगर मैं जानना चाहूँ? मेरा ये 4th अटेम्प्ट था और मैंने डीयू से ही बीए ऑनर्स हिस्ट्री में किया है और एमए भी हिस्ट्री में किया है। इंटरव्यू का भी फर्स्ट टाइम इंटरव्यू था, इसके पहले इंटरव्यू आप दिए हैं? हाँ, ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था और ये मेरा सेकंड मेंस था। ओके। मैम अगर मैं बात करूँ आपकी हॉबी से रिलेटेड क्या कोई क्वेश्चंस थे? अगर आप कुछ क्वेश्चंस रिकॉल कर सकें, उसमें क्या हॉबी से या करंट अफेयर से या इंटरनेशनल इश्यूज से कुछ क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन एक्चुअली मेरी हॉबी से ही था। अच्छा, मैं पोएट्री लिखती हूँ, ओके, तो पहले क्वेश्चन में उन्होंने मुझे पोएट्री सुनाने बोला था। अच्छा, सेकंड मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से था। मैं ओके, मेंटल हेल्थ एनजीओ में आई वर्क। ओके, सो उसमें उससे रिलेटेड मेंटल हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे थे सब बोर्ड मेंबर्स ने। 3 क्वेश्चंस उससे रिलेटेड थे। बाकी इंटरनेशनल अफेयर्स पे भी क्वेश्चन थे। नेटो पे क्वेश्चन पूछा था, रशिया यूक्रेन का जो अभी इश्यू चल रहा है उस पे क्वेश्चन पूछा था। तो काफ़ी वैरायटी के क्वेश्चंस थे। मैम मैं इस पे थोड़ा-सा डिटेल से आपसे बात करना चाहता हूँ। आपने बोला कि आप किसी एनजीओज़ में काम कर रही हैं जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के लिए काम कर रही है और आपसे क्वेश्चन भी पूछे गए 3 क्वेश्चन इस पे। क्या कुछ क्वेश्चन्स अगर आप रिकॉल कर सकें कैसे क्वेश्चन्स थे और आपने क्या जवाब दिया उसका? ज़रूर हमारे पहला क्वेश्चन तो मेरा रोल क्या है एनजीओ में ये था। आई एम अ राइटर इंटर्न, तो मैंने उन्हें बताया कि मैं आर्टिकल्स लिखती हूँ एनजीओ के लिए। ओके, सेकंड क्वेश्चन था कि मेंटल हेल्थ इश्यूज यूथ में क्यों बढ़ रहे हैं, यस। तो वो फिर मैंने उसको आंसर किया कि हाँ, बहुत ज़्यादा एकेडमिक प्रेशर है, यूथ सुसाइड कमिट कर रहा है, यंग वुमेन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है इसलिए वो भी सुसाइड कमिट कर रही हैं। और अदर देन दैट एंग्जाइटी और डिप्रेशन के इश्यूज बहुत बढ़ रहे हैं यूथ में। सो ये सब मैंने आंसर दिया और उसको थोड़ा डेटा वगैरह से और अपने पर्सनल ऑब्जर्वेशन से बैक किया। ओके, आपका व्यूज़ भी जानना चाहेंगे आपने इसमें क्या आंसर दिया ऐसा कुछ? जैसे आपने बोला कि एंग्ज़ायटी, पैनिक अटैक, डिप्रेशन इन सब से क्वेश्चन पूछे, तो आपने इनका कुछ सजेशन दिया होगा या आपने व्यूज़ हाँ, उन्होंने मुझे सजेशन भी पूछे क्या करना चाहिए और कुछ काफ़ी चीज़ें मैंने उन्हें बताई, सब्सटेंस अब्यूज़ के बारे में भी बताया जो यूथ फेस कर रहा है। उसके अलावा हाइपर कॉम्पिटिशन की बात की। फिर थोड़े बहुत जो सॉल्यूशंस उन्होंने सजेशंस पूछे तो वो भी मैंने बताए। ओके, ओके, इट्स ऑलराइट मैम। मैं कुछ फ़िल्म्स पे बात करना चाहता हूँ। अभी इस बार का प्रीलिम्स 25 मई को होने वाला है। उस पर आपका क्या सजेशन रहेगा? कौन-सा टेस्ट सीरीज़ अभी इस समय लगाना चाहिए? और करंट अफेयर्स अभी पढ़ना चाहिए या बंद कर देना चाहिए? इन सब पे आपका क्या सजेशन है? ऑल्दो मैं कुछ नया नहीं बताऊंगी क्योंकि प्रीलिम्स में सब लोग सेम चीज़ें पढ़ते हैं, ओके। सेम स्ट्रैटेजी ऑलमोस्ट होती है। हुँ, करंट अफेयर पढ़ना नहीं छोड़ना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो लास्ट डे तक न्यूज़पेपर पढ़ के जाती थी। लेकिन ऐसा है कि बहुत ज़्यादा सोर्सेज करंट अफेयर्स के सोर्सेज के पीछे नहीं भागना चाहिए। एक सोर्स होना चाहिए, उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, स्टैटिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए ओके। और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फैक्टर्स इन सम ऑफ द लक आल्सो वर्क्स। सीसेट को लेकर के आपका सलाह सीसेट में बहुत बच्चे फेल हो रहे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हों या ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के हों। आपका क्या सलाह रहेगा कि सीसेट को लेकर के क्या अप्रोच होनी चाहिए? सीसैट को निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए और प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ। फॉर एग्जाम्पल आई एम समबडी हु इज मोर गुड इन कॉम्प्रहेंशन एंड इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन, सो आई अटेम्प्टेड वेरी केयरफुली एंड ट्वाइस व्हेन आई क्लियर्ड प्रीलिम्स इट इज बिकॉज ऑफ कॉम्प्रहेंशन में ज़्यादा मैं रिलाई करी, उसको मैंने बहुत प्रैक्टिस किया पीवाईक्यू से। अदर देन दैट बेसिक मैथ्स तो अच्छी होनी ही चाहिए और वो क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। पीवाईक्यू इज अ सोर्स, बहुत ज़्यादा बुक्स के पीछे नहीं भागना है फॉर बेसिक मैथ्स। जितने पीवाईक्यू में जिस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो एक एक बार सॉल्व करके उसका थोड़ा सा आइडिया लेके आई थिंक
And the key is to remain calm in the exam actually, because you should have a strategy on how to attempt. You don't have to attempt the 80 questions in CSAT. You have to attempt only 30-40 questions, but those should be very good. तो वो थोड़ा सा रहना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके मार्क्स आएगा, वो थोड़ा दिमाग में होना चाहिए। मैं मेंस को लेकर के कुछ आपका स्ट्रेटजी जानना चाहूंगा। स्पेशली मेंस में सबसे ज्यादा क्रूशियल रोल जो प्ले करते हैं मार्क्स गेन कराने में, वो आपका एथिक्स, एसे और आपका ऑप्शनल का पेपर होता है। although मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जीएस फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर का निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, वो भी मार्क्स आपके गेन कराएंगे। और जो देखा जाता है मेजोरिटीज नंबर आप इसी से लोग गेन करते हैं। इस पे मैं आपका इंटीग्रेटेड अप्रोच जानना चाहूंगा। पहले तो आपका इथिक्स को लेकर के जरूर बताइए, क्योंकि बहुत क्रूशियल फैक्टर होता है ethics का। Ethics I think is a paper where no matter आप कितना ही पढ़ लो, until and unless you don't practice it, you are not going to be good at it. So उसमें answer writing absolutely necessary है. In fact as early as possible you can answer write, and जितने PYQs हो सकते हैं उतने लिखो, because basic ethics के concept सबको clear होते हैं. And it's not also about कि बहुत examples के पीछे भागना है. It's about कि आप वहाँ पे वो handle कैसे कर पाओगे question. तो वो तभी हैंडल होगा जब बहुत ज्यादा पीवाईक्यूज लिखे हैं, बहुत ज्यादा एथिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस करे हैं। तो आई थिंक एथिक्स में तो पर्टिकुलरली सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको एक्चुअली लिखना है। रिसोर्सेज को लेकर के आपका क्या सजेशन रहेगा? एज यू नो, यूपीएससी का रिसोर्स ऐसा है, अगर आप गूगल पे कोई भी एक टॉपिक लिख के यूपीएससी आगे सर्च कर दीजिए, मतलब ओशियन है रिसोर्सेज को लेकर के। और उसमें भी बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, जो एस्पिरेंट है कंफ्यूज हो जाते हैं कि विच वन इज बेस्ट फॉर मी। तो आपका सजेशन क्या रहेगा, और वो कैसे स्टक रहे, मतलब एक जगह पे ही रिलाई करें, एक सोर्स को रिलाई करें और उस पर मल्टीपल टाइम रिवीजन करें? पर वो क्या करते हैं, 10 सोर्स पे भगते हैं, इधर का भी पढ़ते हैं, उधर का भी, वहां से भी मिल जाए। आपका क्या सजेशन रहेगा? आई थिंक नंबर वन रीजन बच्चे ऐसे करते हैं बिकॉज बहुत फोमो हो जाता है। अगर हमारे नेक्स्ट वाला बच्चा कोई बुक पढ़ रहा है, हमें हमारे पास वो नहीं है, तो हमें लगता है कि अरे ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है। लेकिन द थिंग इज कि बहुत ज्यादा पढ़ के नहीं एग्जाम क्लियर होता है, बहुत अच्छे से पढ़ के एग्जाम क्लियर होता है। तो वो बुक एक्चुअली या जो भी सोर्स आपका है उस पर स्टिक रहिए। दैट अमाउंट ऑफ आई थिंक यू नो प्रैग्मेटिज्म इतना तो एक एस्पिरेंट के अंदर होना चाहिए कि उसको इतना तो समझ होनी चाहिए कि मेरा जो सोर्स है वो अच्छा सोर्स है। बिकॉज काउंटलेस टाइम्स अ लॉट ऑफ पीपल हैव क्लियर्ड द एग्जाम, उन्होंने सोर्सेज बताए हैं, तो कुछ नई चीज तो है नहीं, कुछ नया डिस्कवर करना नहीं है। तो एक क्रूशियल गाइडेंस भी क्रूशियल है कि बहुत चीजों के पीछे नहीं भागना है। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी के लिए सबको पता है कि लक्ष्मीकांत पढ़नी है। इफ यू आर नॉट गोइंग टू स्टिक विद इट, इफ यू आर नॉट गोइंग टू, और आप बाकी चीजों पे भागोगे, देन आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, मुझे लगता है। तो एक सोर्स उसको पकड़ना चाहिए किसी को भी, और कॉन्फिडेंट रहना चाहिए अपने सोर्स में। बिकॉज ऐसा नहीं है कि कोई भी सोर्स से क्वेश्चन आ रहा है, इट्स नॉट लाइक किसी बुक से क्वेश्चन आता है, उसके एप्लीकेशन पे क्वेश्चन आता है। एंड कंटेंट ब्रॉडली सब बुक्स का सेम ही रहता है। So I think that is something. Stick to your sources. Be confident in your sources. मैम कुछ आपका सजेशन मैं इस पर लूंगा कि कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करे स्टूडेंट। विदाउट ये आपका यहाँ तक संभव नहीं आना कि वो डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करें पढ़ाई में। वो बोलते हैं भैया सर कमेंट आते हैं कि 2-3 दिन तो अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो आपका डिस्ट्रैक्शन को लेकर के सजेशन, और कैसे अवॉइड करें, कैसे मेंटेन डिसिप्लिन और वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करें? I think ये एक चैलेंज रहता है, बिकॉज सी द फैक्टर इज जब तक इमीडिएटली हमारे पास कोई चीज सामने नहीं होती तो हम उसको डिले करते रहते हैं। अगर हमें लगता है प्रीलिम्स 6 महीना दूर है तो कंसिस्टेंसी लाना डिफिकल्ट है। हमें लगता है 1 महीना दूर है तो कंसिस्टेंसी आ जाती है। बट यू हैव टू प्ले द लॉन्ग गेम, इट्स नॉट अ शॉर्ट गेम। यू डोंट क्लियर प्रीलिम्स इन 1 month, यू क्लियर प्रीलिम्स आफ्टर स्टडिंग फॉर एटलीस्ट 6 months। तो वो कंसिस्टेंसी, आपको वो लॉन्ग गेम के लिए रेडी रहना चाहिए, आई फील। एंड it's also about how serious you are regarding your preparation। क्योंकि अगर it is not, it is like your job। मतलब जब आप एस्पिरेंट हो तो वो आपकी जॉब है। तो जैसे आप जॉब हमेशा, पीपल हु आर एम्प्लॉयड जो जॉब करते हैं वो 8 घंटा नौकरी करते हैं और एक सैटरडे संडे फ्री लेते हैं। तो सिमिलरली एस्पिरेंट को अपनी पढ़ाई एज अ जॉब ट्रीट करनी चाहिए, एंड दे शुड स्टडी रेगुलरली एंड देन टेक गुड अमाउंट ऑफ ब्रेक्स ऑल्सो व्हेन दे फील कि वी डिजर्व इट एंड वी हैव डन वेल। तो वो ब्रेक्स लेते रहना चाहिए और अपना वर्क को प्रोफेशनली, अपनी स्टडीज को प्रोफेशनली लेना चाहिए rather than casually, because then it'll waste time। मैम आपने साइकोलॉजी की बात की, तो आप एक बहुत मेरे मन में अभी क्वेश्चन है, उस पर बहुत अच्छे से आप गाइड कर सकती हैं। आजकल यूथ में देखा गया है या एस्पिरेंट में देखा गया है, वो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, आज का काम कल पे टालते रहते हैं, चलो कल से कर लेंगे, परसों से कर लेंगे। आपको क्या सजेशन, आप क्या उनको इंपॉर्टेंट सजेशन देंगी ताकि वो आज का काम आज पे ही करें? सी दैट काइंड ऑफ इनर मोटिवेशन ना खुद से आनी चाहिए। बिकॉज
at this stage in life when you're already a graduate, आपको कोई पुश नहीं करेगा, आप स्कूल के बच्चे नहीं हो कि आपको होमवर्क दिया जाएगा और वो आपको करना होगा. दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू, दैट डिसिप्लिन यू हैव टू बिल्ड अपॉन, खुद से लाना पड़ेगा. उतनी सीरियसनेस होनी चाहिए एक कैंडिडेट में जो सिविल सर्विसेज के लिए अपेयर कर रहा है. तो प्रोक्रेस्टिनेशन ऐसा नहीं है कि होती नहीं है, आई हैव आल्सो इंडल्ज्ड इन प्रोक्रेस्टिनेशन, होती है बिकॉज अकेले पढ़ाई करना फ्रस्ट्रेटिंग है, वो मोमेंटम बनाना फ्रस्ट्रेटिंग है. एट द सेम टाइम वो, आई थिंक वो सीरियसनेस लाना भी इम्पोर्टेंट है कि अच्छा दिस इज माई करियर, अल्टीमेटली दिस इज समथिंग आई एम डूइंग फॉर माई सेल्फ, फॉर मेकिंग माई करियर. तो वो सीरियसनेस तो होनी चाहिए. उसके लिए आई थिंक इनर मोटिवेशन ही है. यू कैन लिसन टू काउंटलेस मोटिवेशनल टॉक्स, पर उससे क्या ही होगा अनटिल अनलेस आपको इनर मोटिवेशन नहीं है पढ़ने की. तो आई थिंक दैट इज द प्राइमरी फैक्टर. 3 क्वालिटीज जो आपको लगता है यूपीएससी के एस्पिरेंट में होनी चाहिए अगर यहाँ पे. See, I'm not an expert honestly. Until unless I don't clear this exam, मैं नहीं वो बोल सकती कि बहुत confidently कि ये करो वो करो. I can just broadly say कि जो आपने बोला डिसिप्लिन होना चाहिए, और सेकंड चीज़ ये है कि सीरियसनेस होनी चाहिए रिगार्डिंग द एग्जाम. इट्स अ सीरियस पेपर. एंड थर्ड थिंग आई बिलीव कि थोड़ा रिलैक्स भी कर लेना चाहिए. ऐसा नहीं है कि डोंट पनिश योरसेल्फ a lot of people because बहुत आइसोलेटेड रह जाते हैं, तो यू नो सेल्फ क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा हो जाता है. तो डोंट ग्रिल योरसेल्फ अ लॉट. यू विल बी ग्रिल्ड इन द एग्जाम, बट बी गुड टू योरसेल्फ एटलीस्ट. सो थैंक यू सो मच मैम आई ज्वाइनिंग. आयुष आपका इस बार आपका सिलेक्शन और मैं इंटरव्यू लूँ आपका फिर से. थैंक यू. आई डोंट नो, होपफुली.